अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज आगाज़ करेंगे बाब नंबर 4 की मश्क का। तो सबसे पहला कसीरुल इंतखाबी सवालात वो ये है कि मंदरजा झैल में से कौन से इशारा से आप मालूम करेंगे कि एक सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। 4 मुख्तलिफ इशारे हैं, इनमें से कौन सा इशारा हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में तमीज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला है सेल वॉल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी। दूसरा है सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स ने अलैदगियाँ की है या नहीं। तीसरा जीम है राइबोसोम्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी। और दाल है सेल में डीएनए मौजूद है या नहीं। तो जो अलिफ ऑप्शन है सेल वॉल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, इस इशारे को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रोकैरियोटिक और सेल और यूकैरियोटिक सेल में तमीज़ के लिए, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में होती है। लेकिन जो बे ऑप्शन है सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स ने अलैदगियाँ की हैं या नहीं, इस इशारे को हम इस्तेमाल करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क के लिए, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन्स होती हैं अंदर, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन्स नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनेलीज नहीं होते जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी। दूसरा कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि 1 मिलीमीटर में डैश माइक्रोमीटर्स होते हैं। जो 1 मिलीमीटर होता है उसमें 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं। ना ही 10, ना ही 100, ना ही 10,000, बल्कि 1000 माइक्रोमीटर्स होते हैं। तो दूसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है जीम 1000। तीसरा कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन ये तमाम काम करती है सिवाय। तो इनमें से कौन सा काम है जो सेल मेम्ब्रेन सर अंजाम नहीं देती। 4 मुख्तलिफ काम है, इनमें से हमने वो काम ढूंढना है जो सेल मेम्ब्रेन का नहीं है। तो पहला है विरासती मादा रखती है। पहला जवाब ही दुरुस्त है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन विरासती मादा नहीं रखती। ये पहला जवाब ही दुरुस्त है। ये वो फेल है जो सेल मेम्ब्रेन सरंजाम नहीं देती। जबकि बे साइटोप्लाज्म के लिए एक बॉर्डर बनती है, ये भी काम सेल मेम्ब्रेन सरंजाम देती है। जीम है मादों के सेल के अंदर या बाहर जाने को कंट्रोल करती है, ये भी सही है, ये भी सेल मेम्ब्रेन का काम है। सेल की पहचान बनाती है, ये भी सेल मेम्ब्रेन का काम है। लेकिन पहला ऑप्शन जो है विरासती मादा रखती है, ये सेल मेम्ब्रेन का काम नहीं है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है तीसरे कसीरुल इंतखाबी सवाल का वो है अलिफ। चौथा कसीरुल इंतखाबी सवाल वो ये है कि मंदरजा झैल में से क्या चीज़ सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं है। पहला है लिपिड्स, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा है प्रोटीन्स और दाल, या चौथा है डीएनए। जब सेल मेम्ब्रेन की कीमियाई साख्त या कीमियाई बनावट पढ़ रहे थे हम, तो हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन में 3 तरह के केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अगरचे कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी सी मिकदार होती है, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन डीएनए ज़रा सा भी मौजूद नहीं होता। तो ये जो चौथा कसीरुल इंतखाबी सवाल है कि मंदरजा झैल में से क्या चीज़ सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं होती, वो डीएनए है। डीएनए सेल मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता, लेकिन लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो चौथे कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है डीएनए। फिर है 5वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि मंदरजा झैल तमाम जानदारों में सेल वॉल पाई जाती है सिवाय। इनमें से कौन सा जानदार ऐसा है जिसके सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती। पहला है पौधा, दूसरा है जानवर, तीसरा है बैक्टीरिया और दाल चौथा है फंजाई। तो जो जानवर है बे ऑप्शन, इसके सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती, जबकि पौधे, बैक्टीरिया और फंजाई के सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल होती है। तो बे ऑप्शन दुरुस्त है 5वीं कसीरुल इंतखाबी सवाल का। फिर है छठा कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि पौधों की सेल वॉल का बड़ा जुज़्व कौन सा है। 4 मुख्तलिफ केमिकल्स बताए गए, इनमें से जो सबसे ज्यादा केमिकल सेल वॉल में, पौधों की सेल वॉल में पाया जाता है, वो कौन सा है। पहला है काइटिन, दूसरा है पेप्टाइडोग्लाइकन, तीसरा जो जीम है वो है सेलुलोज और दाल जो चौथा है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो सेलुलोज ये पौधों की सेल वॉल का सबसे बड़ा जुज़्व है, जो सही जवाब है छठे कसीरुल इंतखाबी सवाल का। फिर है 7वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि पौधों के सेल्स में डैश और डैश मौजूद होते हैं जो कि जानवरों के सेल्स में नहीं पाए जाते। वो कौन से ऐसे ऑर्गेनेली होते हैं जो कि पौधों के सेल में तो होते हैं लेकिन जानवरों के सेल में नहीं होते। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होता है जानवर के सेल में। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये भी गलत है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अगरचे सेल वॉल नहीं होती जानवर के सेल में, लेकिन सेल मेम्ब्रेन होती है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ये भी गलत है, क्योंकि जानवर के सेल में न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, ये सही जवाब है, क्योंकि पौधे में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, सेल वॉल भी होती है, लेकिन जानवर के सेल के इर्द गिर्द ना ही सेल वॉल होती है, ना उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जो सही जवाब है 7वें कसीरुल इंतखाबी सवाल का वो है दाल, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। फिर है 8वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन्स में लिपटी साख्त कौन सी है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। वो है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें ही डीएनए मौजूद होता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में लिपटा होता है।
तो 8वें कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, न्यूक्लियस। फिर है 9वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो है राइबोसोम्स कहाँ तैयार किए जाते हैं। राइबोसोम्स को बनाने वाली फैक्ट्रियाँ कौन सी हैं। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, जिनमें सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल भी नहीं, ये राइबोसोम को बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है। बे है न्यूक्लियड, ये भी दुरुस्त नहीं है। जबकि जीम जो है न्यूक्लियोलस, ये दुरुस्त जवाब है। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस के अंदर बनाए जाते हैं, और न्यूक्लियोलस क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक गहरे रंग का धब्बा है, निशान होता है, इसी के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। फिर है 10वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर वो मकाम है जहां डैश को तैयार किया जाता है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है प्रोटीन्स, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चूंकि राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन को बनाना, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर वो मकाम है जहां प्रोटीन्स को तैयार किया जाता है। तो 10वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, उसका जो दुरुस्त जवाब है वो है प्रोटीन्स। फिर है 11वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर वो मकाम है जहां डैश को तैयार किया जाता है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन है, जिनमें सबसे पहला है पॉलीसेकेराइड, दूसरा है प्रोटीन्स, जीम है लिपिड्स, जबकि दाल है डीएनए। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है, या लिपिड्स को तैयार किया जाता है, ना कि डीएनए, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स को। तो 11वें कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है लिपिड्स, जीम। फिर है 12वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा काम माइटोकॉन्ड्रिया से अंजाम देता है। पहला है लिपिड जखीरा करना, बिल्कुल भी नहीं, लिपिड्स को जखीरा करना माइटोकॉन्ड्रिया का काम नहीं। बे है प्रोटीन्स की तैयारी, जो कि राइबोसोम्स का काम है, ये प्रोटीन्स की तैयारी ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम नहीं है। तीसरा है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट का काम है, ना कि फोटोसिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। जबकि जो दाल ऑप्शन है, चौथे वाला, आखिरी वाला, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और इसके दौरान एनर्जी पैदा होती है। तो 12वें का जो दुरुस्त जवाब है वो है दाल, सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर है 13वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी मेम्ब्रेन की बारीक तहें क्या कहलाती है। वो क्रिस्टाई कहलाती हैं। अलिफ ऑप्शन दुरुस्त जवाब है, जो कि अंदरूनी माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी जो मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली, उसकी अंदर की जानिब तहे बनाने से बनती है, और यही क्रिस्टाई वो हैं जहां रेस्पिरेशन या एनर्जी पैदा होती है। 14वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है। तो हम सब जानते हैं क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ना ही एटीपी की तैयारी, ना ही प्रोटीन्स की तैयारी, ना ही डीएनए की रेप्लिकेशन, लेकिन फोटोसिंथेसिस, खुराक को बनाना, ये क्लोरोप्लास्ट का काम है। तो 14वें कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब है वो है जीन, फोटोसिंथेसिस। फिर है 15वां कसीरुल इंतखाबी सवाल, वो ये है कि कौन से ऑर्गेनेलिस के पास अपना डीएनए मौजूद है। 4 मुख्तलिफ ऑप्शन है, हम देखते हैं इनमें से कौन से ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए होता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। दूसरा बे ऑप्शन है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास भी अपना क्लोरोप्लास्ट अपना डीएनए होता है। और तीसरा जीम ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रियन के पास भी अपना डीएनए मौजूद होता है। तो ये तमाम वो ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है। तो 15वें कसीरुल इंतखाबी सवाल का जो दुरुस्त जवाब होगा वो है दाल, ये तमाम इनके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। अब हम बढ़ते हैं मुख्तसर सवालात की जानिब। सबसे पहला जो मुख्तसर सवाल वो ये है कि सेल थ्योरी बयान करें। सेल थ्योरी क्या है, ये बायोलॉजी में एक बुनियादी इल्म माना जाता है, जो बायोलॉजिकल रिसर्च के तमाम मैदानों में इसके वसी असरात हैं। जितने भी रिसर्च के मैदान हैं बायोलॉजी के, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, या रिसर्च के जो दूसरे मैदान हैं, उनमें सेल थ्योरी का बड़ा अहम किरदार है और असर है। श्लीडन और शवान ये 2 साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी पेश की। सेल थ्योरी की वैसे तो बहुत सारी तफसीलात बयान की गई है, लेकिन सेल थ्योरी के 3 अहम उसूल यहाँ पर बयान करने हैं। सबसे पहला ये है कि तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं जिनमें ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल सरअंजाम दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पैरामीशियम, ये जानदार सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इंसान, जानवर, पौधे ये बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो जानदार चाहे एक सेल पर मुश्तमिल हो या ज़्यादा सेल्स, इन्हीं सेल्स में ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल सरअंजाम दिए जाते हैं। तो ये था सेल थ्योरी का पहला असूल। दूसरा असूल वो ये है कि सेल्स सबसे छोटी जिंदा चीज़ें हैं, ये तमाम जानदारों की तंजीम की बुनियादी इकाइयाँ हैं। ये था दूसरा उसूल। फिर तीसरा वो ये कि सेल सिर्फ पहले से मौजूद सेल्स में तकसीम के ज़रिए से ही बनते हैं। जो सेल पहले मौजूद होगा, जब वो तकसीम होगा तो उसके तकसीम होने से ही नए सेल्स बनेंगे। तो ये 3 मुख्तलिफ उसूल है सेल थ्योरी के, जो आपने अच्छे से याद रखने हैं। फिर है दूसरा मुख्तसर सवाल, वो ये है कि ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के क्या अफ़ाल हैं, इनमें फ़र्क क्या है। ल्यूकोप्लास्ट ये बेरंग
प्लास्टिड्स होते हैं और इनका काम स्टार्च, प्रोटीन्स या लिपिड्स को जखीरा करना है, खुराक को जखीरा करना है। और ये पौधों के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जो ज़ेरे ज़मीन होते हैं, जहाँ खुराक को जखीरा किया जाता है। तो ये था ल्यूकोप्लास्ट, जो कि बेरंग प्लास्टिड्स होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता और इनका फेल भी हमने पढ़ा। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट हैं, इनमें शोख रंग के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट का जो फेल है वो ये है कि फूलों की पेटल्स को खूबसूरत बना देना, जिसकी वजह से पेटल्स और फलों के जो सेल्स हैं उनकी तरफ हशरात या परिंदों की कशिश होना। और जब परिंदों की कशिश होगी या हशरात की कशिश होगी फूलों की पेटल्स की जानिब, जिनका जो रंग है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से, तो वो वहाँ से पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फूल में मुंतकिल कर देंगे, जिसे पोलिनेशन कहते हैं। और इस तरह से वो फलों के बिखराव में भी अपना किरदार अदा करते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है वो फलों के छिलके को रंग देकर। तो ये ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के अफ़ाल हमने जाने। ल्यूकोप्लास्ट का जो काम है वो खुराक को जखीरा करना है मुख्तलिफ शक्लों में, जबकि क्रोमोप्लास्ट वो फूलों और फलों को रंग देता है, जिसकी वजह से पोलिनेशन होती है और फलों या बीजों के बिखराव में मदद मिलती है। जो तीसरा मुख्तसर सवाल है वो ये है कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है। आमतौर पर डिफ्यूजन का मतलब मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ जाना, ये डिफ्यूजन कहलाता है। और ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी नहीं लगती। आज़ादी के साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेम्ब्रेन से गुजरकर सेल के अंदर और बाहर जाते हैं, ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ। लेकिन बहुत से मॉलिक्यूल्स अपनी जिसामत और चार्ज की वजह से आज़ादी के साथ सेल मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूजन नहीं कर सकते। ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर ले जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन में खास किस्म की प्रोटीन्स लगी होती हैं, जिन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन में लगी हुई ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स उन मॉलिक्यूल्स को जो आज़ादी से सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकते थे बराह रास्त, उन मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम इर्तिकाज़ वाले हिस्से की तरफ भेजती है, उनकी हरकत करवाती है, उनकी डिफ्यूजन करवाती है। ऐसी डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन उसके दौरान मॉलिक्यूल्स बआसानी आज़ादाना सेल मेम्ब्रेन से बराह रास्त गुजर कर सेल के अंदर और बाहर जाते थे, ज़्यादा से कम इर्तिकाज़ वाले इलाका की तरफ। मगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल ज़्यादा से कम इर्तिकाज़ वाले इलाका की तरफ खास किस्म की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन में होती हैं उनसे गुजर कर ही जाते हैं। तो ये डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फ़र्क आपने जाना। फिर है हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या मुराद है। हाइपर कहते हैं ज़्यादा होने को, जबकि हाइपो कहते हैं कम होने को, और टॉनिक कहते हैं साल्ट को या नमक को। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट या साल्ट बहुत ज़्यादा हो उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट या साल्ट बहुत कम होता है, उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपके बाब नंबर 15 की मश्क का खात्मा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपने इस मश्क को बड़े अच्छे से समझा होगा। तो ये बहुत अहम मश्क थी, कसीरुल इंतखाबी सवालात के हवाला से भी और मुख्तसर सवालात के हवाला से भी। अल्लाह हाफिज़। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने बाब नंबर 4 जिसका नाम सेल और टिश्यू था उसकी मश्क को मुकम्मल किया। अल्लाह हाफिज़।